Hello to all my lovely viewers. I, Hiteshi, welcome you all to your own channel, Explorer on the Way. So let's get deep into our minds to pull out the best in us. With that said, without any further delay, let's see what we are up to today. इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड फर्स्ट पार्ट 64 रेज टू द पावर 1/2 सेकंड पार्ट 32 रेज टू द पावर 1/5 थर्ड पार्ट 125 रेज टू द पावर 1/3। इस क्वेश्चन में हमें रियल नंबर्स के कुछ एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं, हमें उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 64 रेज टू द पावर 1/2। अब हमें रियल नंबर के एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे। जब भी पावर फ्रैक्शन में दे रखी होती है तो हमारी सबसे पहले कोशिश ये रहती है कि ये वाला जो रियल नंबर है इसे हम किसी नंबर की पावर में लिख पाए, इस तरह की उस नंबर की जो पावर होगी ना वो वही होगी जो इस फ्रैक्शन वाले पावर के डिनोमिनेटर में है, ताकि जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करें तो वो कैंसिल हो जाए और डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाए। पर अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं या पॉसिबल नहीं है तो हम इस वाले नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल के इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो मेथड बता रही हूँ जिसमें हम इसे किसी नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2 है। 64 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 64 रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 64 को हमने लिख दिया 8 का स्क्वायर रेज टू द पावर। अब ये हमने 64 को लिखा है पर 64 की पावर क्या है 1/2, तो वो भी आएगी यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे हम कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं, a raised to the power m whole raised to the power n is equals to a raised to the power m into n। ये वाला हम यूज कर सकते हैं लॉ। तो अब ये यूज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8 raised to the power 2 into 1/2, यही हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो आंसर आ गया 8। और अगर हम बाय चांस ये ना बता पाते कि ये किसका स्क्वायर है या ये करना पॉसिबल ना होता तो हम क्या करते, हम 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालते। वो हम कैसे करते, 64 का एलसीएम निकाल के। तो जब हम 64 का एलसीएम निकालते तो क्या आता, 64 का एलसीएम ऐसे ही निकलता। तो हम 64 रेज टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आया है 64, कितने टूज है 1 2 3 4 5 6, तो हम 64 को 2 रेज टू पावर 6 लिख सकते हैं। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम इन सारे टूज को तभी तो 64 आएगा ना। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6 होल रेज टू द पावर 1/2। अगेन हम यही वाला लॉ लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/2। तो क्या आ गया 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 3, और 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 8 होता है। आंसर तो सेम ही आएगा, बस सॉल्व करने का मेथड अलग है। सेकेंड पार्ट 32 रेज टू द पावर 1/5। अब हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। तो 32 को मैंने 2 रेज टू पावर 5 लिख दिया होल रेज टू पावर 1/5। अगर आपको ना पता हो कि 2 रेज टू पावर 5 32 होता है तो अगेन आप यहाँ पे 32 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 64 के निकाले थे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m इंटू n। तो इस लॉ को यूज करके हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/5, जो कि क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1 मतलब 2। ठीक है,
अब थर्ड पार्ट है 125 रेज टू द पावर 1/3। तो अब यहाँ पे हम 125 को कैसे लिख सकते हैं? 5 क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 5 रेज टू द पावर 3। 5 रेज टू द पावर 3 125 होता है, इसलिए हमने इसे कैसे लिख दिया? 5 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 1/3। फिर से हम वही लॉ लगाएंगे, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इंटू n। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 5। Question number 2. Find first part 9 raised to the power 3/2, second part 32 raised to the power 2/5, third part 16 raised to the power 3/4, fourth part 125 raised to the power -1/3। अब इस क्वेश्चन में भी हमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कुछ एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं और हमें उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट 9 रेज टू द पावर 3/2। अब हम 9 को कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पे 3/2 पावर है और इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम 9 को किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 लिख दिया ऐसे। अगर हम 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं एलसीएम करके तब भी यही आता। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे, a रेज टू द पावर m इंटू होल रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इंटू n। ये लॉ हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इसी फॉर्म का है, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बच गया 3 रेज टू द पावर 3, मतलब 3 का क्यूब। और 3 क्यूब कितना होता है? 27। तो हमारे पास 9 रेज टू द पावर 3/2 की वैल्यू आ गई 27। सेकेंड पार्ट 32 रेज टू द पावर 2/5। अभी जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करा था तो हमने 32 की वैल्यू निकाली थी। हम 32 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, 32 को हम लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 2/5। आपने इतना तो नोटिस किया होगा कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, अगर हम उसी को पावर में लिख रहे हैं अंदर, मतलब जो ये वाला नंबर है इसको हम किसी ऐसे नंबर की ऐसी पावर लिख रहे हैं जो कि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल होके हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर बच जाएगा पावर में, तो इसलिए हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इस तरह से लिख पाए। तो अब फिर से वही लॉ लग जाएगा, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इंटू n। तो क्या आ गया यहाँ पे? 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास बच गया 2 रेज टू द पावर 2। और 2 स्क्वायर कितना होता है? हमें पता है 2 स्क्वायर होता है 4। डायरेक्ट आंसर आ गया। थर्ड पार्ट 16 रेज टू द पावर 3/4। अब हम 16 को कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है 16 4 का स्क्वायर होता है। 16 4 का स्क्वायर होता है, पर अगर हम यहाँ पे 4 ना लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम 2 रेज टू पावर 4 भी तो लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना, यहाँ से भी देखो आपको पता चल जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, और होल रेज टू पावर कितना है 2। तो यहाँ से भी हमारे पास कितना आ गया 2 रेज टू पावर 4, जो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे यही वाला। और हमें वैसे भी पता है कि क्या होता है 16 2 रेज टू पावर 4। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पावर है उसके डिनोमिनेटर में क्या है 4। तो अगर हम 2 रेज टू पावर 4 लिख दे तो हमारी पावर में कैंसिल हो जाएगा ना डिनोमिनेटर, हमारे पास फिर सिर्फ 3 बच जाएगा जो कि न्यूमरेटर है इस पावर में। तो वहां पे हमारे पास आंसर जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए मैं 16 को लिख रही हूँ 2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 3/4। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 स्क्वायर नहीं लिख सकते थे 16 को, आप वैसे भी लिख सकते थे। मैंने अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 रेज टू पावर 4 लिखा है। अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m इंटू n। तो जब मैं इस लॉ को अप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास बच गया 2 रेज टू पावर 3। और 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 8। ठीक है। फोर्थ पार्ट 125 रेज टू द पावर -1/3। अब हम 125 को कैसे लिख सकते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी करा था। 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर -1/3। तो अब यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इंटू n। यही लग जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 रेज टू द पावर 3 इंटू -1/3। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन भी लगा रहे हैं हम, और यहाँ पे माइनस का साइन भी है। दो साइंस कभी भी इकट्ठे नहीं आते, इसलिए हम -1/3 को ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बच गया, अब 3 से 3 कैंसिल, 5 रेज टू द पावर -1, यही बचा। अब हमें एक और लॉ पता है एक्सपोनेंट्स का, कौन सा, a रेज टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a रेज टू द पावर m। ये वाला लॉ हमने पढ़ा था कि जब पावर नेगेटिव होती है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, हम इसे फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो a रेज टू द पावर -m कितना हो गया 1/a रेज टू द पावर m। तो अब यहाँ पे हम वही अप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 रेज टू द पावर 1, यही हो जाएगा। मतलब कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/5। Question number 3. Simplify first part 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/5। अब ये 2 raised to power 2/3 और 2 raised to power 1/5 के बीच में जो डॉट दी गई है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 2 raised to the power 2/3 और 2 raised to the power 1/5 दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। सेकेंड पार्ट 1/3 raised to the power 3 whole raised to the power 7। थर्ड पार्ट 11 raised to the power 1/2 divided by 11 raised to the power 1/4। फोर्थ पार्ट 7 raised to the power 1/2 into 8 raised to the power 1/2। अब यहाँ पे भी हमें एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं और हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/5। मैंने अभी आपको बताया था कि इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, और बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, हमने एक लॉ पढ़ा था a रेज टू द पावर m into a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। मतलब बेस कॉमन रख के हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, पढ़ा था ना। तो अब यही लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस सेम रखना है तो बेस क्या है 2 और पावर्स को ऐड कर देना है। तो क्या होगा यहाँ पे 2/3 प्लस 1/5। अब पावर्स को ऐड करना है तो एलसीएम ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 10 प्लस 3 आएगा यही। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2 रेज टू द पावर 10 प्लस 3 कितना होता है 13 डिवाइडेड बाय 15, 2 रेज टू द पावर 13/15। अब इसे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। सेकेंड पार्ट 1/3 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 रेज टू द पावर 3 है, न्यूमरेटर में 1 है, तो हम क्या करेंगे पहले हम इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो कौन सा लॉ यूज करेंगे हम, a raised to the power minus m is equals to 1/a raised to the power m। हमारे पास यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, ये वाली 1/a raised to the power m। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब ऐसे लिखना है हमें, तो क्या आ जाएगा 3 raised to the power -3 होगा ना यही, क्योंकि यहाँ पे 1/a raised to power m की फॉर्म में है। तो हम क्या लिखेंगे अब इसे, इस लॉ को यूज करके a raised to power -m की फॉर्म में, तो आ गया 3 raised to power -3। ये तो था इस अंदर वाले का हमने लिखा है, इस पूरे की पावर भी तो है 7, तो क्या आ जाएगा होल रेज टू द पावर 7। अब यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, a raised to the power m whole raised to the power n is equals to a raised to the power m into n कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गया 3 raised to the power -3 into 7। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 3 raised to the power -21, माइनस का साइन एज इट इज, 3 into 7 होते 21, तो आ गया 3 raised to the power -21। थर्ड पार्ट 11 raised to the power 1/2 डिवाइडेड बाय 11 raised to the power 1/4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और बीच में क्या है डिवीजन का साइन है। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, हमने एक लॉ पढ़ा था a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n, या इसे हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे a raised to the power m अपॉन a raised to the power n। तो ये क्या होता है इज इक्वल्स टू a raised to the power m माइनस n, मतलब बेस हम सेम रखते हैं और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस सेम मतलब 11 और पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4 आ जाएगा यही। अब 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 11 रेज टू द पावर, एलसीएम आया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 11 रेज टू द पावर 1/4 हो गया। अब आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको भी हम यहीं पे छोड़ देंगे। फोर्थ पार्ट 7 raised to the power 1/2 into 8 raised to the power 1/2। अब यहाँ पे क्या है पावर सेम है बेस डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमने ऐसा भी एक लॉ पढ़ा था जिसमें पावर सेम होती है बेस डिफरेंट, क्या था वो a raised to the power m into b raised to the power m is equals to a into b whole raised to the power m। अब इस लॉ में हम क्या करते हैं, हम पावर सेम रखते हैं और बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर तो सेम है बेस डिफरेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू
बेसिस को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 7 इंटू 8 होल रेज टू द पावर 1/2। अब 7 इंटू 8 कितना होता है 56, तो 56 रेज टू द पावर 1/2। अब 56 का स्क्वायर रूट तो हम निकाल नहीं सकते, वो डेसिमल्स में आएगा, तो हम इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूं। एंड प्लीज़ कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। सी यू नेक्स्ट टाइम।